नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको इल्तुतमिश के बारे में ढेर सारी चीज़ों को बताया था कि इल्तुतमिश को क्या क्या कहा जाता है, कैसे क्या होता है, और मैंने आपको कहाँ पर छोड़ा था, इल्तुतमिश के सामने जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी उसके लेकर हम आपको छोड़े थे। अगर मैंने देखा जाए तो मैंने कल किसकी बात की थी कि इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो कब से है, 1211 से 1236 है। ये मैंने बात की। दूसरी चीज मैंने आपको बताया ये है गुलामों का गुलाम। क्या है? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। दूसरी चीज मैंने आपसे बात की कि ये क्या कहते हैं, प्रथम दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। क्या माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। इस तरीके से हमने कल पीछे ढेर सारी बात की और मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश देखने में बहुत ही सुंदर था। कैसा था? बहुत ही सुंदर था। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण इसके भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं। क्या होते हैं? बेच देते हैं। और बेचने के पश्चात वो किसके पास पहुंचता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे सर ए जानदार क्या बनाया? सर ए जहांदार बनाया, जो होता है अंगरक्षकों का प्रमुख। तो दोस्तों, कल हमने इन सब चीजों के बारे में बात की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि इल्तुतमिश के समय में जो भी विद्रोह हुए थे। क्या हुए थे? जो भी विद्रोह हुए थे उन विद्रोहों के बारे में बात करेंगे। विद्रोह का मतलब यह है कि जो प्रारंभिक जो कठिनाइयां थी उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम प्रारंभिक कठिनाई की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है अमीरों का विद्रोह। किसका? तुर्क अमीरों का विद्रोह। तुर्क अमीरों का विद्रोह। दोस्तों, अगर हम देखें तुर्क अमीर का जो विद्रोह है, इसका जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था अली इस्माइल। कौन था? नेतृत्वकर्ता का नाम था अली इस्माइल। दोस्तों, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर जो अली इस्माइल है, अली इस्माइल है, इसी ने इल्तुतमिश को कहां बुलाया था? दिल्ली बुलाया था। किस चीज के लिए? दिल्ली पर शासन करने के लिए उसने आमंत्रित किया था। यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पे होगा क्या कि व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो इसने क्या किया, जब शासक बनाया तो इल्तुतमिश के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में कहा कि जितने भी प्रमुख सरदार होंगे, क्या होंगे? जितने भी प्रमुख सरदार होंगे वो कौन होंगे? तुर्क होंगे। क्या होंगे? तुर्क होंगे। और इसी चीज को लेकर क्या करते हैं, अली इस्माइल विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। तो इस समय इल्तुतमिश शांतिपूर्वक सारी चीजों को देखता है और इस देखने के दौरान अचानक क्या है, अचानक इनके ऊपर आक्रमण करेगा और आक्रमण करके इनको छिन्न भिन्न कर देगा। क्या कर देगा? छिन्न भिन्न, मतलब कि इनको तितर बितर कर देगा और जो ज्यादा विद्रोह करते हैं उन्हें क्या कर देता है, इल्तुतमिश मार देता है। तो इस तरीके से जो तुर्क अमीरों का जो विद्रोह था उसे इल्तुतमिश ने समाप्त किया। तुर्क अमीरों को जब उसने समाप्त किया तो उसके दिमाग में एक बात आई कि जैसे इसने मुझे शासक बनाया, किसने? अली इस्माइल ने हमें शासक बनाया, लेकिन होता क्या है, ये किसकी लालच में, सत्ता के लालच में मुझे आकर मुझे ही हटाने की कोशिश कर रहा था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, 40 लोगों का एक समूह बनाया। क्या बनाया? 40 लोगों का एक समूह बनाया जो बहुत ही अच्छे क्या हुआ करते थे, सरदार या फिर बहुत अच्छे योद्धा हुआ करते थे। उन लोगों का एक समूह बनाया जो क्या कहलाते हैं, तुर्कान चहलगानी। क्या है? तुर्कान चहलगानी। और इसका सबसे पहला उल्लेख इसामी की रचना फुतुहुस सलातीन में किया गया। किसमें क्या है? तारीख है, हाँ, इसामी की रचना फुतुहुस सलातीन में किया गया है। और अगर पहली बात की जाए कि 40 तुर्क अमीरों को तुर्कान चहलगानी किसने कहा था, तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। तो दोस्तों, हमने देखा फिर क्या होगा, उन अमीरों के माध्यम से क्या है, उन अमीरों के माध्यम से इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। तो हमने पहले किसके बारे में बात की? तुर्क अमीरों का विद्रोह। तो यहां पर हम लिखेंगे कारण। क्या लिखेंगे? कारण। कारण लिखेंगे। तुर्क अमीरों का कहना था कि सभी प्रमुख
प्रमुख अधिकारी तुर्क होंगे। इस विद्रोह को दबाने के लिए इल्तुतमिश ने अचानक तुर्कों पर आक्रमण कर उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। क्या कर दिया? छिन्न भिन्न कर दिया। और कुछ तुर्कों को जान से मार दिया। ये हो गया। अब इस चीज से बचने के लिए किसकी रचना की? तुर्कान है चहलगानी की। तो हम लिखेंगे किसके बारे में? इल्तुतमिश ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए 40 तुर्क अमीरों का एक संगठन बनाया जिसे बर्नी ने क्या कहा? तुर्कान ए चहलगानी। बर्नी ने तुर्कान ए चहलगानी कहा। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहीं पर एक पॉइंट और लिखिएगा नोट करके। तुर्कान ए चहलगानी का प्रथम उल्लेख इशामी की रचना फुतुहुस सलातीन में मिलती है। तो दोस्तों हमने देखा पहले विद्रोह के बारे में और हमने इन सब चीजों के बारे में बात की। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? दूसरे विद्रोही के नाम के बारे में बात करें। विद्रोही की बात क्या करें दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज की बात कर सकते हैं कि क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दो प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था नसरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौज। तो दोस्तों ये क्या थे? ये पहले तो दास थे। क्या थे? पहले तो दास थे, लेकिन होगा क्या आगे चल के ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐबक ने क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसको समाप्त करने की कोशिश की। क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके समाप्त करने की कोशिश की। और जैसे मैंने बताया था कि इल्तुतमिश से भी क्या है? इल्तुतमिश से भी क्या कर दिया था? ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। क्या कर दिया था? अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। इस चीज को देखकर क्या है
इसी तरीके से आप देखेंगे कि जब ऐबक की मृत्यु होगी तो ताजुद्दीन यल्दौज और कुबाचा क्या कर देंगे, अपने आप को स्वतंत्र कर देंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, यल्दौज के बारे में बात कर लेते हैं। यल्दौज, देखिएगा यल्दौज ने क्या किया, गजनी में क्या किया, गजनी में अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया, स्वतंत्र शासक के रूप में नियुक्त किया और बताया क्या किया कि मैं ही अब क्या हूं, सुल्तान हूं। और उसके पश्चात जितने भी सरदार थे उनको अपने अधीनता में लाने की कोशिश की। अधीनता में लाने की कोशिश करने के दौरान उसने क्या किया, इल्तुतमिश को भी ऐसा करने को कहा। उसने क्या कहा कि इल्तुतमिश तुम भी मेरे क्या हो, एक सरदार हो। तो उसने क्या किया, उसे अपने अधीनता में लाने की कोशिश की। उस समय इल्तुतमिश ने क्या है, इल्तुतमिश ने कूटनीति का प्रयोग किया। क्या किया, कूटनीति का प्रयोग किया और उस कूटनीति के तहत उसने उसे सांकेतिक रूप में उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। क्या करना है दोस्तों, अगर किसी कारणवश अगर हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, अगर हमारी स्थिति ठीक नहीं है तो थोड़ा सा झुकने में क्या प्रॉब्लम है। वही कार्य क्या किया था, इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने उसकी सांकेतिक रूप से अधीनता स्वीकार कर ली और उसके पश्चात कुछ समय तक वो शांत बैठा रहा। शांत बैठने की स्थिति में वो देखता है कि यल्दौज किससे भिड़ता है, कुबाचा से। किससे, नसरुद्दीन कुबाचा से भिड़ता है और देखता है कि कुबाचा को पराजित करके उसने लाहौर पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। अधिकार तो कर लिया दोस्तों, उसका सारा सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था। फिर क्या होता है, ख्वारिज्म के शासक क्या है, ख्वारिज्म के शासक का क्या होता है, यल्दौज के ऊपर आक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। आक्रमण के दौरान यल्दौज को काफी हानि को झेलना पड़ता है। क्या है, काफी हानि को झेलना पड़ता है। और उसी हानि के दौरान क्या होता है कि उसे अपना क्षेत्र भी छोड़ना पड़ता है। जब उसे अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ता है तो वो जाएगा कहां, तो वो भारत की तरफ आता है। कहां पर आता है, भारत की तरफ आता है। जब वो भारत की तरफ आता है तो स्वाभाविक था कि इल्तुतमिश और यल्दौज में क्या हो, युद्ध हो। क्या हो, इल्तुतमिश और यल्दौज में युद्ध हो। यही कारण रहा कि तराइन के मैदान पे तृतीय तराइन का युद्ध हुआ। क्या हुआ, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। और देखेंगे दोस्तों कि इल्तुतमिश उस समय तक कुछ नहीं बोल रहा था, जिस समय तक यल्दौज की शक्ति बहुत अच्छी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर आक्रमण हुआ और आक्रमण होने के पश्चात वो क्या होता है, कुछ सेनाएं तो मारी जाएंगी ना। जब कुछ सेनाएं मारी गई तो एक निष्कर्ष सामने दिखाई दिया कि अब उसकी स्थिति कमजोर हो चुकी है। इसी कारण उसने क्या किया, दोनों तराइन के मैदान में यल्दौज से युद्ध किया और यल्दौज पराजित हुआ और वहीं पर क्या हुआ, यल्दौज मार दिया गया। तो दोस्तों हमने बात कर ली किसकी, यल्दौज के बारे में बात कर ली। यल्दौज ने क्या किया, गजनी से अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इन चीजों को लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, गजनी से नेक्स्ट घोषित किया। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, उसने इल्तुतमिश को अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा, इल्तुतमिश ने सांकेतिक रूप से यल्दौज की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट फिर क्या होता है, यल्दौज ने कुबाचा नासरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण
किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। नेक्स्ट बात करें किसकी? अधिकार कर लिया। फिर क्या होता है इस पे ख्वारिज्म के शासक यल्दौज के ऊपर ख्वारिज्म के शासक ने आक्रमण किया और उसके साम्राज्य को लूटा। तत्पश्चात यल्दौज दिल्ली की ओर बढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट हम किसके बारे में लिखेंगे? तराइन के तृतीय युद्ध के बारे में। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करें। ठीक है। अगर ख्वारिज्म के शासक की बात की जाएगी तो ख्वारिज्म के शाह ने इस पे आक्रमण किया था। ख्वारिज्म का शासक कौन था? शाह था। यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे तो शाह लिख लेना। क्या है? ख्वारिज्म के शासक कौन था? शाह था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? तराइन के तृतीय युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। तराइन का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ है? इल्तुतमिश प्लस कौन है? यल्दौज। ये कब हुआ था? 1215 में। क्या है? मैंने एक जगह देखा तो 1216 भी लिखा था, लेकिन दोस्तों हमें यही याद रखना है क्योंकि बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में शायद ये पूछा गया था कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो उसकी डेट क्या मानी गई थी? 1215 मानी गई। दोस्तों डेटों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आगे पीछे कर देने पे कहते हैं ना, कोई कमीशन क्या मान लेता है, कोई क्या मान लेता है। जैसे अगर आप देखेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा मंगोलों के आक्रमण के बारे में। मंगोलों के आक्रमण की बात करेंगे तो 1221 होता है, लेकिन आप देखेंगे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 22 मारा गया है। तो दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है, लेकिन इतना एग्जैक्ट डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 1215 में हुआ था कि 1216 में हुआ था। तो हमें याद रखना है कि क्या हुआ था? 1215 में हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में यल्दौज पराजित हुआ और मार दिया गया। दोस्तों इससे फायदा क्या हुआ कि इसमें दिल्ली के दावेदारों में से एक का नाम क्या हो गया? खत्म हो गया। एक का नाम क्या हो गया? खत्म हो गया। और दूसरी चीज, गजनी का जो क्षेत्र था वो किसके लिए खुल गया? इल्तुतमिश के लिए खुल गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यल्दौज के बारे में बात कर ली। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? नासिरुद्दीन कुबाचा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इल्तुतमिश का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था और इसने युद्ध को जीतने में या फिर इसके साम्राज्य विस्तार में ढेर सारी अड़चनों को कर सकता था। इसलिए अब हमको किसके बारे में बनता है? सिंध के बारे में, मतलब कि कुबाचा के बारे में पढ़ना है। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? नासिरुद्दीन
कुबाचा। नसरुद्दीन कुबाचा की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था सबसे पहली घटना क्या थी कि इससे किसका युद्ध हुआ था, यलदौज का युद्ध हुआ था। यलदौज के युद्ध के बाद इसने किसको खो दिया था, लाहौर को खो दिया था। लाहौर को जब ये खोता है तो एक घटना और घटती है कि ये इसे दर बदर भटकना पड़ता है। दर बदर भटकने के पश्चात देखता है कि कौन पराजित हो गया है, यलदौज। यलदौज किससे पराजित हो गया था, इल्तुतमिश से पराजित हो गया था। तो इसने सोचा कि अब तो हमारे लिए अच्छा मौका है, हम क्या करें, किसके ऊपर आक्रमण कर, मतलब किसको जीत ले, पुनः लाहौर को हम क्या कर ले, जीत ले। और लाहौर को जीतने के लिए वो पुनः जाता है और लाहौर को पुनः जीत लेता है। तो इल्तुतमिश कहता है कि बताओ, जिसने तुमको पराजित किया था मैंने उसे पराजित कर दिया और तुम अपनी दावेदारी दिखा रहे हो। और दावेदारी दिखाने के कारण क्या करता है, इल्तुतमिश कहां पर आक्रमण करता है, लाहौर पर आक्रमण करता है। और लाहौर पर जब आक्रमण करता है तो वो क्या होता है, पराजित होता है और पुनः उसे लाहौर को छोड़ना पड़ता है। और उस समय जब वो पराजित होता है तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारी अधीनता को स्वीकार करता हूँ, क्या करता हूँ, तुम्हारी अधीनता को स्वीकार करता हूँ। और इल्तुतमिश इसे तुरंत क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मारते नहीं है। लेकिन दोस्तों इतिहास में हमें एक चीज सिखाई गई है या सीखा है हमने कि अगर हमने किसी को माफ कर दिया, अगर उसने गलती की तो होगा क्या कि वो दोबारा तुम्हारे ऊपर पलटवार जरूर करेगा। और ऐसा ही कार्य कौन करता है, कुबाचा करता है। कुबाचा क्या करता है, जैसे ही इल्तुतमिश छोड़ के जाता है, क्या है, जैसे इल्तुतमिश उसे छोड़ के जाता है वो क्या करता है, स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों होता है क्या कि जब जिसकी सामत आ जाए, पिटाना है तो पिटा ही जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि इल्तुतमिश शांतिपूर्वक उसे देख रहा था क्योंकि वो प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में वो था। तो होगा क्या, उसी समय चंगेज खां का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। तो वहां पर किसका आक्रमण हो जाता है, ख्वारिज़्म शाह का। किसका, ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का आक्रमण हो जाता है। किसके ऊपर, कुबाचा के ऊपर आक्रमण हो जाता है और कुबाचा को ढेर सारा धन लूट लिया जाता है। फिर क्या होता है, अब लूट गया तो कंगाल टाइप तो हो ही गए थे, और कंगाल टाइप के हो गए तो अब क्या होगा कि उसने उन सब चीजों से निपटने के लिए अब देखा कि इल्तुतमिश ने कि अब इसकी स्थिति तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तो नसरुद्दीन कुबाचा के ऊपर किसने आक्रमण कर दिया, इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया। और इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया तो उससे क्या है, कुछ दिनों तक युद्ध चला। लेकिन फिर क्या होता है, संधि का प्रस्ताव भेजा जाता है। क्या होता है, संधि का प्रस्ताव भेजा जाता है और कुबाचा समझ लेता है कि अब तो मेरा मरना एकदम स्वाभाविक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नसरुद्दीन कुबाचा भागने की कोशिश करता है। और भागने की कोशिश जब करता है तो वो कहाँ जाता है, सिंधु नदी में जाता है। किसके द्वारा, नाव के द्वारा जा रहा होता है। और वहीं पर क्या होती है, नाव डूब जाती है। नाव डूबने के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है, नसरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से किसका चैप्टर समाप्त हो जाता है, नसरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु हो जाती है। 1215 में कौन निपट गया था, यलदौज निपट गए। लगभग ये 1227 या 26 में कौन निपट जाता है, कुबाचा निपट जाते हैं। तो हम देखेंगे किसको, लिखिएगा यहां पे एक ही पॉइंट लिख लीजिए बस, क्या कि इल्तुतमिश के भय से भागने के दौरान सिंधु नदी में नाव के डूब जाने के कारण कुबाचा की मृत्यु हो गई। कुबाचा की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें रही, हमने इसके बारे में बात कर ली। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि बंगाल के शासक अली मर्दान ने भी, क्या है, अली मर्दान ने भी
ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसलिए हमें इसे भी जानना है। पहले तो लिखते हैं हम अली मर्दान को। अली मर्दान का जो क्षेत्र था वो कहाँ था? बंगाल था। दोस्तों इसने क्या किया कि अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, क्या है, अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए ढेर सारी खलजी तुर्कों की क्या करवाई? हत्या करवाई। क्या करवाई? हत्या करवाई। इस कारण जो इसके खिलजी सरदार थे या खलजी सरदार जो थे वो क्या करते हैं? इससे रुष्ट हो जाते हैं। अब मान लो किसी को मारोगे और तुमको वही उसी ने शासक बनाया है, तब क्या होगा? वो तुमसे गुस्सा तो होगा ना। और गुस्सा होने के कारण ही क्या है? गुस्सा होने के कारण ही किससे वो अपना राजा नियुक्त करते हैं? हिशामुद्दीन इवाज को। किसको? हिशामुद्दीन इवाज को अपना शासक नियुक्त करते हैं। और हिशामुद्दीन इवाज किसकी हत्या कर देता है? अली मर्दान की हत्या कर देता है। किसकी? तो नेक्स्ट यहाँ पे जो शासक बनेगा उसका नाम क्या है? हिशामुद्दीन इवाज। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या करता है? अपना क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर रहा है। और इसी समय आप देखेंगे कि ये लगभग 26-25 के आसपास का ही क्षेत्र होता है, टाइम होता है, लगभग 20 के आसपास का क्षेत्र है। तो उसी समय इल्तुतमिश को मंगोलों के आक्रमण का भय था। किसका? मंगोलों के आक्रमण का भय था। तो वो शांतिपूर्वक चीजों को देख रहा था। और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत, पूर्व में पड़ता। क्या है? पूर्व क्षेत्र में पड़ता था। तो यहाँ पर आक्रमण करने में उसे असुविधा हो रही थी। तो इस समय क्या होता है कि वो शांतिपूर्वक ये क्या करते हैं? हिशामुद्दीन ऐबक पूरे तरीके से साम्राज्य विस्तार करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू करते हैं। तब क्या होता है? जब उसे सब चीजों से छुट्टी मिल जाती है। किसे? इल्तुतमिश को जब छुट्टी मिल जाती है तो किसके ऊपर आक्रमण करने जाता है? हिशामुद्दीन ऐबक के ऊपर आक्रमण करने जाता है। और आक्रमण करने के लिए जब हिशामुद्दीन ऐबक के पास जाता है तो देखता है कि उसकी पास शक्ति, ऐबक देखता है कि उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है। और इस शक्ति के कारण ऐबक क्या कर देता है? उसके सामने संधि प्रस्ताव रख देता है और अपने तरीके से अधीनता स्वीकार करने के लिए वो मान जाता है। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि कुबाचा ने भी ऐसा किया, वैसा ही क्या कर दिया? हिशामुद्दीन ऐबक ने भी किया। लेकिन वो बाद में चल के वो फिर पलट जाता है। फिर पलट जाने के पश्चात कौन करता है? नासरुद्दीन महमूद। क्या है? नासरुद्दीन महमूद किसके ऊपर आक्रमण करता है? हिशामुद्दीन की राजधानी लखनौती पर आक्रमण करता है और उसे पराजित करता है। पराजित करने के पश्चात किसको मार देता है? हिशामुद्दीन ऐबक को मार देता है। तत्पश्चात नासरुद्दीन महमूद की लगभग 1229 ईस्वी में क्या हो जाती है? मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ का क्षेत्र फिर खाली होता है। लेकिन फिर क्या होता है? इल्तुतमिश आक्रमण करेगा और आक्रमण करके पूरी तरीके से 31-32 में बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो हमने देखा बंगाल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? खोखरों के बारे में। किसके बारे में? खोखरों के बारे में। खोखरों की बात करी जाए तो अगर आप देखेंगे ये जो भारत का क्षेत्र है, क्या है? भारत का जो क्षेत्र है यहां पर आप देखेंगे कि जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत में ही कौन लोग निवास करते थे? खोखर निवास करते थे। क्या करते थे? खोखर निवास करते थे। जिससे क्या होता था? भारत की पश्चिमोत्तर जो सीमा थी वो कभी भी सुरक्षित नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए किसने? इल्तुतमिश ने कहां आक्रमण कर दिया? पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। और इस तरीके से उसने क्या किया? खोखरों को भी पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? खोखरों को भी पराजित कर दिया। नेक्स्ट अब बात करें, समझ में आया दोस्तों कि खोखर कौन थे? खोखर के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है, क्योंकि खोखरों ने ही किसको मारा था? मोहम्मद गौरी को मारा था। दमियक नामक स्थान पर मार रहा था। अब हम बात कर लेते हैं मंगोलों के बारे में। क्या है? मंगोलों के बारे में बात कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण कब माना जाता है? 1221 में। मंगोल का जो नेता था उसका नाम क्या था? चंगेज खां। क्या था? चंगेज खां। चंगेज खां मानते हैं कि बहुत क्रूर शासक था। कैसा था? बहुत क्रूर शासक था और उसने ढेर सारा साम्राज्य जीता था। और उसी साम्राज्य को जीतने के दौरान उसने कहां पर आक्रमण किया था? ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था? ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। ख्वारिज्म के शासक शाह भाग गए। क्या है? शाह भाग गए दूसरी तरफ। और उनका जो
युवराज था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो कहाँ आता है? भारत की तरफ भागते हुए आता है। कहाँ पर आता है? भारत की तरफ भागते हुए आता है और कुबाचा से कुछ क्षेत्रों को जीतता है। और कुबाचा से जीतने के पश्चात वो क्या करता है? दिल्ली में, क्या है? दिल्ली में पत्र व्यवहार के द्वारा, क्या है? दिल्ली में पत्र व्यवहार के द्वारा वो क्या चाहता था? अपना संरक्षण पाना चाहता था। किससे? इल्तुतमिश से संरक्षण पाना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश को यह पता था कि अगर मैंने इसे शरण दे दिया तो मंगोल क्या करेंगे? पूरी दिल्ली सल्तनत को क्या कर देंगे? नाश कर देंगे या सत्यानाश कर देंगे। और पूरी तरीके से जो दिल्ली सल्तनत अभी उभर रहा था उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी, तो उस शक्ति से निपटने के लिए चंगेज खान जैसी शक्ति से उपयुक्त नहीं था। तो क्या करता है कि उसने क्या कर दिया था? उसके दूत ईयान उल मुल्क को, किसको? ईयान ए मुल्क को क्या कर दी? हत्या करवा दी। किसकी? जलालुद्दीन मंगबरनी के दूत ईयान ए मुल्क की हत्या करवा दी। और हत्या करवा के यह संदेश पहुंचवाया कि महाराज या फिर कह लो कि जलालुद्दीन मंगबरनी, भारत की जलवायु आपके लिए उपयुक्त नहीं है। इस तरीके से दोस्तों उसने क्या किया? भारत पर मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा दिलवाई। और यह आक्रमण जो हुआ था वो लगभग कब हुआ था? 1221 में। कब हुआ था? 1221 में। 1221 में हुआ था। और ये चंगेज खान कहां तक आ गया था? सिंधु नदी तक आ गया था। तो पूछा जाता है कि दोस्तों मंगोलों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में हुआ था। और दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है कि सिंधु नदी के तट पर मंगोल कब देखे गए थे? तो इल्तुतमिश के समय में ही देखे गए थे। किसका पीछा करते हुए? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए ये देखे गए थे। तो होगा क्या कि हम लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे चंगेज खान ने ख्वारिज्म के शाह के ऊपर आक्रमण किया, वह भाग गया और उसका पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की तरफ आया। ठीक है। ईयान ए मुल्क ईयान ए मुल्क संदेशवाहक इल्तुतमिश के लिए इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश के लिए कौन संदेश लेके गया? ईयान उल मुल्क, ये जो कि दूत था। किसका? जलालुद्दीन मंगबरनी का दूत था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इसे मरवा दिया। क्या कर दिया? मरवा दिया। और मरवाने के पश्चात की जलालुद्दीन मंगबरनी को यह कहलवा भेजा कि आपके लिए क्या है? आपके लिए भारत की जलवायु उपयुक्त नहीं है। ठीक है, लिखिएगा इल्तुतमिश ने ईयान उल मुल्क को मरवा कर यह कहलवाया कि भारत की गर्म जलवायु आपके लिए उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से किसने?
इल्तुतमिश ने अपने प्रारंभिक कठिनाइयों को झेला और इस झेलने के दौरान ये सारी चीज़ें घटने वाली थी। तो एक चीज़ और पूछा जाता है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो वो था तेमुचिन। क्या था? तेमुचिन इसका मूल नाम था। और इसका एक नाम पूछा जाता है, और ये खुद को क्या कहता था? ईश्वर का कहर। क्या कहता था? ईश्वर का कहर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में और क्या क्या चीज़ें रही जो हमारे लिए इल्तुतमिश के बारे में इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट की बात करी जाए तो हमने पहले ही बता दिया है कि इल्तुतमिश ने क्या किया था? तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। दोस्तों अब हमने किसकी बात कर ली? तुर्कान चहलगानी के गठन के बारे में बात की। मैंने आपको बताया तुर्कान चहलगानी नाम किसने दिया था? बर्नी ने दिया था। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, इसका पहला उल्लेख किसमें मिलता है? इस्लामी की रचना फुतूहुश सलातीन में मिलता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे किसके बारे में कि इल्तुतमिश ने पूरी तरीके से चीज़ों को संभालने की कोशिश की, लेकिन जो खलीफा थे, क्या थे? जो खलीफा थे, खलीफा का मतलब ये होता है जो क्या हो? इस्लाम धर्म का सर्वोच्च जानकार हो। क्या हो? सर्वोच्च जानकार हो, वही क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था। और उसकी बात कोई टालता नहीं था, तो उसे उससे मान्यता प्राप्त करनी थी। देखेंगे दोस्तों कि अगर कोई ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, क्या होता है? कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो उसे ज़्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए इल्तुतमिश ने क्या करवाया? खलीफा के पास ढेर सारा धन भिजवाया और सारी चीज़ों को भिजवाया। इसके फलस्वरूप क्या है? इसके फलस्वरूप कहते हैं कि 1229 में, कब है? 1229 में क्या हो जाता है कि इल्तुतमिश को क्या है? इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल जाती है। किससे मिल जाती है? दास्ता से मुक्ति। मतलब कि यहाँ पर 1229 में ही उसे सुल्तान से खिल्लत प्राप्त हो जाती है। खिल्लत का मतलब होता है शाही वस्त्र प्राप्त हो जाता है। शाही वस्त्र प्राप्त हो जाने के पश्चात ही उसे प्रथम वैधानिक सुल्तान मान लिया जाता है। मतलब कि वो पूरी तरीके से क्या हो गया था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और वैधानिक शासक हो गया था, क्योंकि उसको सुल्तान से किसकी पद की प्राप्ति हो गई थी? सुल्तान के पद की प्राप्ति हो गई थी और उसे शाही वस्त्र भी मिल चुके थे। इसलिए ये क्या हो जाता है? प्रथम वैधानिक सुल्तान मान लिया जाता है। तो 1229 में क्या हुआ था? वैधानिक सुल्तान मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1229 में क्या होता है? बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान की मान्यता दे दी। नेक्स्ट पॉइंट, सुल्तान की मान्यता दे दी। नेक्स्ट, बगदाद के खलीफा कौन थे? अल मुंतसिर बिल्ला। खिल्लत भिजवाया। क्या भिजवाया? खिल्लत। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या है? खिल्लत क्या है? तो खिल्लत आपको पता होना चाहिए। और खिल्लत क्या है? शाही वस्त्र है। क्या है? खिल्लत जो है वो क्या है? शाही वस्त्र है। शाही वस्त्र। और इसे किसकी उपाधि दी? खलीफा के संरक्षक की उपाधि दी। किसको दी? इल्तुतमिश को खलीफा के संरक्षक की उपाधि दी। और उसे क्या कहते हैं? नासिर उल मोमिनीन। नासिर अल उल मोमिनीन की उपाधि दी। मतलब क्या है? खलीफा का संरक्षक। क्या है? खलीफा का संरक्षक। तो दोस्तों ये सारी चीजें रही। अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या किया था इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश की बात की जाएगी तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है
कि इल्तुतमिश को ही क्या कहा जाता है, इक्ता व्यवस्था का संस्थापक क्या कहा जाता है, इक्ता व्यवस्था का संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले जो इक्तादारी व्यवस्था शुरू करते हैं वो कौन शुरू करते हैं, मोहम्मद गौरी शुरू करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने भारत से शासन नहीं किया है, इसलिए भारत से शासन करने वाला व्यक्ति जो था वो था इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, इक्ता व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों कि इक्ता था जो जिसमें नगद वेतन नहीं दिया जाता था, जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इक्ता व्यवस्था जो थी वो वंशानुगत नहीं थी। वंशानुगत नहीं मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो मर गया है तो उसका लड़का इक्तादार नहीं बनेगा, वो उसकी योग्यता पर निर्भर बनेगा कि वो होगा या नहीं। तो लिखिएगा दिल्ली भारत में इक्ता व्यवस्था का जनक इल्तुतमिश। यह वंशानुगत नहीं था। ठीक है दोस्तों, हमको ये भी याद रखना है कि इल्तुतमिश ने जो इक्ता व्यवस्था लागू की थी वो कैसी थी, तो वो वंशानुगत नहीं थी। तो दोस्तों हमने इस सब चीजों को देखा। तो इसमें एक चीज 2-3 पॉइंट और है, क्योंकि उसने कुछ और आक्रमण किए थे जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर देखेंगे कि 1226 में क्या है, 1226 में उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। किस पर किया था, रणथंभौर पे। रणथंभौर पर आक्रमण कर विजय प्राप्त फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि उसने कहा आक्रमण किया था, भिलसा पर। भिलसा के हिंदू मंदिर पर आक्रमण किया। हिंदू मंदिर प्लस उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा। ये घटना लगभग दोस्तों 1931-32 के, कब के है, 1931-32 नहीं सॉरी 1231-32। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये 34-35 है। कब है, 34-35 है, ये चीज ध्यान रखना। कब है, 34-35। और दोस्तों इसके पश्चात एक और विद्रोह के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि अवध में पृथु का विद्रोह किसका हुआ। पृथु का विद्रोह किसके समय हुआ था, तो इल्तुतमिश के समय हुआ था। वो कहां से संबंधित था, अवध से संबंधित था। तो लिखिएगा अवध में पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के समय हुआ। दोस्तों इसे लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के मृत्यु के बारे में। होगा क्या कि इल्तुतमिश कहाँ पे जा रहा था, बामियान अभियान पे जा रहा था। और बामियान अभियान पे जाते वक्त ही क्या हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। तत्पश्चात अप्रैल 1236 में दिल्ली में ही क्या हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा चीज यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इल्तुतमिश की कब्र कहाँ है, तो वो है कुतुब मीनार परिसर में। तो दोस्तों एक पॉइंट और लिख लीजिए और आज की क्लास यहीं पे खत्म किया जाता है ना।
लिखिएगा। इल्तुतमिश ने बामियान के शासक सैफुद्दीन पर आक्रमण करने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में ही इल्तुतमिश की तबीयत खराब हुई। इस कारण वह वापस आ गया। अप्रैल 1236 में दिल्ली में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नोट करके लिखिएगा। इल्तुतमिश की कब्र कुतुब मीनार परिसर में स्थित। तो दोस्तों हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की। दोस्तों नेक्स्ट बारे में हम बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक होगा इल्तुतमिश के बारे में, जिसमें हम इल्तुतमिश को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम निर्माण कार्य के बारे में पढ़ेंगे और उसने क्या क्या किया था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।